वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास। आज चैप्टर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी विद्युत स्थैतिकी। इसमें जो टॉपिक्स आज कवर किए जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक कवर किया जाएगा। एंड देन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। इसके अलावा इन टॉपिक्स पर जो हमारे पहले वीडियो में पढ़ाए गए टॉपिक्स हैं, इन पर न्यूमेरिकल्स, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस लेक्चर को। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। स्टैटिक का मतलब हमारे चार्जेस हमेशा स्थिर अवस्था में रहेंगे, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, electrostatic potential energy of a system of point charges is defined as amount of work done required to bring these various charges to their respective locations from infinity. We have to bring these charges from infinity to their respective position, and amount of work done is stored as electrostatic potential energy. इस तरह से हमारी विद्युत आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो निकाय के आवेशों को, जो भी आवेश है निकाय के, उनको अनंत दूरी से उनके दिए गए स्थानों या दिए गए बिंदुओं तक लाने में किया जाता है। ये हमारा वर्क डन पूरे सिस्टम के लिए स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या ऊर्जा के फॉर्म में। A charge plus Q1 is taken from infinity. This charge is taken from infinity and placed at point A. यानी एक आवेश Q1 जो कि अनंत दूरी से ले आकर बिंदु A पर रखा जाता है। तो हमारा ये जो चार्ज है A पर Q1, इसको हम अनंत दूरी से बिंदु A तक ले आके रखे हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में नो वर्क डन इन दिस प्रोसेस, in putting this charge Q1 from infinity to A, there is no work done. Why? As there is no charge present nearby it. Then इस प्रक्रिया में कोई कार्य नहीं होता है, यानी हम Q1 को अनंत दूरी से एक बिंदु तक रखने में कोई कार्य हमें नहीं करना होता है, क्योंकि बिंदु A के निकट कोई अन्य आवेश नहीं है। अभी हम B पर Q2 चार्ज नहीं रखे हैं, तो इस वजह से Q1 चार्ज के इर्द गिर्द कोई चार्ज मौजूद नहीं, कोई आवेश नहीं है। इस कारण से जो हमारा वर्क डन है वो चार्ज A को इन्फिनिटी से, चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से या अनंत दूरी से A तक ले आने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, और ये A पर इस्टेब्लिश हो गया। एक बार Q1 A पर इस्टेब्लिश हो गया तो हम चार्ज B को कंसीडर कर सकते हैं। नाउ अनदर चार्ज Q2 which is at B, now another charge Q2 is brought from infinity to infinity and placed at point B. यानी हम दूसरा चार्ज Q2 लेते हैं, उसको अनंत दूरी से बिंदु B तक लाया जाता है। ये हमारा जो चार्ज है एक्चुअल में A यहाँ पर है, A पर Q1 चार्ज है और B पर कोई चार्ज नहीं था। हम Q2 को अनंत दूरी से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक Q2 तक, B तक इस चार्ज Q2 को ले आए। इस प्रक्रिया में हमें जो भी कार्य करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाता है, और इस निकाय जो Q1 और Q2 से बना है उसकी पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Q2 चार्ज एट B। तो इस तरह से हमारा Q2 चार्ज B पर आ गया इनफाइनाइट डिस्टेंस से, और इस प्रक्रिया में हम किए गए कार्य की गणना करेंगे। उसकी गणना के लिए हम देखेंगे, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Q1 चार्ज एट B, यानी Q1 के कारण B पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव
कितना होगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1/R। तो इतना पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B पर होगा, जहां R डिस्टेंस है Q1 और Q2 के मध्य। तो वर्क डन हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से। वर्क डन W इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Q1 एट B इंटू चार्ज Q2। तो ये हमारा वर्क डन निकलेगा। वर्क डन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q के इंटू Q1/R Q1/R इंटू दिस चार्ज Q2। तो इस तरह से वर्क डन हमारा आ गया W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2/R। इतना वर्क डन आ गया। यही हमारा स्टोर्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U। यही कार्य विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2/R। ये हमारा फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। फोर्स के फार्मूले में R² होता है, बल के फार्मूले में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में यहां पर R रहता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में दूसरा चार्ज हट जाएगा तो Q1/R² हो जाता है। और हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो यहां से ये चार्ज हट के Q1/R हो जाता है। तो ये सारे फार्मूले हैं, इनको याद रखने का तरीका है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट किया हमने ये देखेंगे। तो हम पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे एट B ड्यू टू चार्ज Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर, जो कि R डिस्टेंस पर स्थित है Q1 से, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा विद्युत विभव। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R। और फिर हम फार्मूला जानते हैं V इक्वल टू W/Q0। इस फार्मूले से Q0 हमारा Q2 है। तो W इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ Q1 एट B इंटू चार्ज Q2। और फिर हम इस पोटेंशियल की वैल्यू यहां रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1/R इंटू चार्ज Q2। और यही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में इस निकाय में संचित हो जाता है। हमारा जो ए बी पर चार्ज रखे हैं Q1 Q2, ये एक सिस्टम बनता है, और इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी इस फार्मूले से दी जाती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इज स्केलर क्वांटिटी। दिस इज स्केलर क्वांटिटी एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ Q1 Q2 आर यूज्ड विथ देयर रेस्पेक्टिव साइन, पॉजिटिव और निगेटिव साइन भी इंक्लूड करेंगे हम इसमें कैलकुलेशन में। तो विद्युत स्थिति ऊर्जा U एक अदिश राशि है। विद्युत स्थिति ऊर्जा U अदिश राशि है, अतः Q1 Q2 का मान उनके चिन्हों पॉजिटिव, नेगेटिव इत्यादि के साथ प्रयोग किए जाएंगे या प्रयोग किए जाते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में महत्वपूर्ण कंक्लूजन निकल गया। और दूसरा कंक्लूजन हम, इफ ए सिस्टम हैज मेनी चार्जेस, देन कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच इंडिपेंडेंट पेयर एंड देन एड ऑल वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू ऑब्टेन नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। यानी यदि निकाय में कई आवेश हैं तो हम आवेशों के प्रत्येक जोड़े की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करते हैं, U1 U2 U3 इत्यादि, और फिर सभी ऊर्जाओं का योग करके निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात की जाती है। तो इस तरह से U1 U2 U3 जो भी आएंगे वो सब सम करेंगे, और फिर हमारा निकाय की स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कैलकुलेटेड। यहाँ एक सिस्टम दिया हुआ है, तो इस सिस्टम को हम देखेंगे। यहाँ 4 चार्जेस हैं, प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4। ये 4 चार्जेस हो गए हमारे, जो कि R1 डिस्टेंस, Q1 Q2 R1 डिस्टेंस, Q2 Q3 R2 डिस्टेंस एंड Q3 Q4 R3 डिस्टेंस एंड Q1 Q4 R4 डिस्टेंस पर हैं। तो ये हमारे अलग अलग निकाय हो गए। पहला निकाय Q1 Q2 का हो गया, दूसरा निकाय Q2 Q3 का, तीसरा सिस्टम Q3 Q4 का, और चौथा सिस्टम Q1 Q4 का। इनके कारण हम पोटेंशियल एनर्जी U1 U2 U3 एंड U4 निकालेंगे और उनका सम करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो कॉमन टर्म आ गया U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये कॉमन टर्म आ गया। और फिर इसके साथ हम Q1 Q2 अपान R1, तो ये चार्जेस हैं हमारे Q1 Q2 अपान R1, ये पहला हो गया। फिर दूसरे में Q2 Q3 अपान R2, Q2 Q3 R3 हो गया, ये सम करेंगे हम। तीसरे केस में Q3 इंटू माइनस Q4,
Q3 इंटू माइनस Q4, तो ये माइनस आ गया अपॉन R3, तो ये हमारा माइनस में आ गया। और फिर इधर हम Q1 और Q4 ये माइनस में हो गया, Q4 का माइनस साइन के कारण यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, माइनस Q4 इंटू Q1 अपॉन R4। तो ये हमारी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अगर मेनी चार्जेस हैं तो उनके कारण जितने भी सिस्टम बन रहे हैं इंडिपेंडेंट पेयर्स, सबकी पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे और फिर इसके बाद इनका सम कर देंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा। इसके अलावा और भी पेयर्स हमारे बन रहे हैं। कौन कौन से पेयर बन रहे हैं? Q1 Q3 का पेयर बन रहा है। Q1 Q3 एक दूसरे से R5 डिस्टेंस पर रखे हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस Q1 Q3 R5। इसी तरह से Q2 Q4 का एक अलग जो है सिस्टम बन रहा है, पेयर बन रहा है। Q2 इंटू माइनस Q4, तो माइनस हो जाएगा Q2 Q4 अपॉन R6, ये डिस्टेंस R6 है। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट सम हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा का। तो इस तरह से हमारा कोई जहां बहुत सारे चार्जेस हों और उनके कारण जो सिस्टम बने उसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी है तो हमें सभी चार्जेस, जितने भी चार्जेस हैं, जितने चार्जेस के पेयर बनेंगे उनकी हम पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उनका सम कर देंगे। इस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की निकल जाएगी, पूरे निकाय की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। लेट E is electric field, let E is electric field at point A due to charge plus Q, due to charge plus Q. E is electric field at A due to charge plus Q. Then repulsive force on test charge Q0 will be Q0E. This amount of force will be on our test charge. Q0E amount of force will be this force will be repulsive, that is force will be in this direction. माना बिंदु A पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु A पर, माना बिंदु A पर आवेश प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र E है। हमारा चार्ज बिंदु A से R दूरी पर स्थित है। इस तरह से Q0 पर प्रतिकर्षण बल यानी फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स Q0E अमाउंट का फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। इफ प्लस Q0 यानी टेस्ट चार्ज इज डिस्प्लेस्ड बाय dr इन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन dW। यदि परीक्षण आवेश Q0 यहाँ इनिशियली A पर है, इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं dr दूरी तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, इसके विरुद्ध हम उल्टा इसको डिस्प्लेस करेंगे dr डिस्टेंस यानी B तक पहुंचा देंगे, हम A से B तक पहुंचा देंगे, यह डिस्टेंस dr हो गई। तो यदि परीक्षण आवेश Q0 को dr दूरी तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इस विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य dW कितना होगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने इनिशियली क्या किया, प्लस Q आवेश के कारण हमारा बिंदु A पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E है और इस यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0, इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, रिपल्सिव फोर्स Q0E, ये फोर्स लगेगा। अब हम क्या करेंगे, बिंदु A पर जो टेस्ट चार्ज रखा है इसको dr डिस्टेंस डिस्प्लेस कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरह से B पर हमारा टेस्ट चार्ज पहुंच गया। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य dW इक्वल टू F डॉट dr, F डॉट dr, F इंटू dr cos थीटा कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये हमारा फोर्स की डायरेक्शन हो गई और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से 180 का कोण बना रहे हैं, 180 डिग्री cos 180 डिग्री -1 F माइनस F dr, F की वैल्यू रखेंगे माइनस Q0E dr, F की वैल्यू Q0E है। इस तरह से dW अपान Q0 इक्वल टू माइनस E dr। अब हम जानते हैं dW अपान Q0 क्या है, dW अपान Q0 पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट B एंड A। dW अपान Q0 इक्वल टू माइनस E dr,
और हम जानते हैं सिंस डी डब्ल्यू अपान क्यू जीरो इज पोटेंशियल डिफरेंस डी वी, यानी डी डब्ल्यू अपान क्यू जीरो इज पोटेंशियल डिफरेंस डी वी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, यानी बिंदु ए और बी के बीच में विभवांतर है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, देन डी डब्ल्यू अपान क्यू जीरो इक्वल टू डी वी, यानी डी डब्ल्यू अपान क्यू जीरो बिंदु ए और बी के मध्य विभवांतर डी वी है, तो डी डब्ल्यू अपान क्यू जीरो को डी वी लिखेंगे और हमारा डी वी इक्वल टू लेफ्ट साइड डी वी हो गया, तो लेफ्ट साइड डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर और ई इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी आर, और इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख पा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डी वी अपान डी आर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये हमारा देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट ऑफ ई, हम दूसरा यूनिट ऑफ ई न्यूटन पर कूलाम था हमारा, अब नई यूनिट प्राप्त करेंगे, वोल्ट पर मीटर भी इसकी यूनिट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को चाहे वोल्ट पर मीटर लिखें या न्यूटन पर कूलाम, दोनों यूनिट सेम है। अब वेयर डी वी अपान डी आर इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट एंड कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, अवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी डीवी अपान डी आर को विभव प्रवणता कहते हैं। ये हमारा जो डीवी अपान डी आर है ये विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। अगर विभव प्रवणता को नेगेटिव करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाता है। और चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, हेंस दिस डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन आल्सो। विद्युत विभव अदिश राशि है जबकि विभव प्रवणता का मान, विभव प्रवणता सदिश राशि है। और भी जो हमारे ग्रेडियंट्स हैं उसमें हम डिस्टेंस सोर्स से दूर लेते थे, यहां हमने डिस्टेंस ली है ए टू बी, तो ये डिस्टेंस इस डायरेक्शन में है, तो हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि पोटेंशियल इधर जाने पर बढ़ता है, तो इधर जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हम उल्टे डायरेक्शन में जाएं, बी टू ए जाएं, तो पोटेंशियल घट रहा है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने लिया है डीवी अपान डी आर, ये पॉजिटिव हो जाएगा अगर हम सोर्स की तरफ बढ़ें, यानी जो हमारा सोर्स चार्ज है प्लस क्यू इसकी तरफ बढ़ें तो। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ऑब्टेन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 10 माइक्रो कूलाम, 10 माइक्रो कूलाम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त कीजिए। पॉइंट कितना दूरी पर है, आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज, यानी 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पॉइंट के लिए 10 माइक्रो कूलाम के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी ये कैलकुलेट करना है। इफ ए टेस्ट चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलाम, 2 माइक्रो कूलाम का परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो कितना फोर्स परीक्षण आवेश पर लगेगा, व्हाट फोर्स वुड एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हेंस हियर वी कैलकुलेट सोर्स चार्ज 10 माइक्रो कूलाम, 10 into 10 to the power minus 6 कूलाम, डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर, Q0 टेस्ट चार्ज 2 माइक्रो कूलाम, 2 into 10 to the power minus 6। इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर, तो इस तरह से हम वैल्यू रखेंगे 9 into 10 to the power 9 into 10 into 10 to the power minus 6 Q की वैल्यू, और फिर 0.3 का स्क्वायर, ये आर स्क्वायर की वैल्यू, और इसको जब सॉल्व करेंगे ये 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलाम आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलाम। और फिर हम यहां से फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फोर्स Q0 E के बराबर होता है, Q0 की वैल्यू हम रखेंगे 2 into 10 to the power minus 6 और E इलेक्ट्रिक फील्ड 1 into 10 to the power 6, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 न्यूटन यानी 2 न्यूटन के बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्जेस 4 माइक्रो कूलाम 9 माइक्रो कूलाम आर सेपरेटेड एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, यानी दो चार्जेस Q1 Q2 दिए गए हैं 4 माइक्रो कूलाम एंड 9 माइक्रो कूलाम,
और दीज आर सेपरेटेड, यानी दीज चार्जेस आर प्लेस्ड एट 2 मीटर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 2 मीटर दूरी पर रखे गए हैं। डिटरमिन पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस व्हेन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, यानी हमारा न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना है। इन दोनों चार्जेस के मध्य न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा? न्यूट्रल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और फिर हम न्यूट्रल पॉइंट के लिए जानते हैं क्या फार्मूला होता है, Q1 अपान Q2 इक्वल टू R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर। Q1 अपान Q2 इक्वल टू R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर। इस फार्मूले से हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। Q1 हमारा है 4 माइक्रो कूलम, इसकी वैल्यू रख देंगे 4 इंटू 10⁻⁻6, Q2 9 इंटू 10⁻⁻6, और R1 डिस्टेंस को हम x मान ले रहे हैं, और R2 डिस्टेंस हमारी 2 - x हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस 2 मीटर है। तो ये हमारी x स्क्वायर अपान 2 - x का होल स्क्वायर। अब हम 10⁻6 कट गया हमारा, और फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। x और 2 - x हो गया हमारा राइट साइड, और लेफ्ट साइड का 2/3, ये स्क्वायर रूट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये बहुत इजी है। 3x इक्वल टू 4 - 2x, और फिर 2x को इधर ले आएंगे तो ये 5x हो गया, ऐड होके 4, और x इक्वल टू 4/5 यानी 0.8 मीटर हमारा ये डिस्टेंस आ गई चार्ज Q1 से। चार्ज Q1 से 0.8 मीटर की दूरी पर हमारा नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट होगा, जहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, E इक्वल टू 0 होगा, और यहां पर कोई विद्युत बल रेखा भी नहीं होगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और विद्युत बल रेखा भी नहीं है, और ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट या उदासीन बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 चार्जेस -3 माइक्रो कूलम एंड 3 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड एट बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3 मीटर, यानी 2 चार्जेस हैं हमारे पास, 2 आवेश -3 माइक्रो कूलम और +3 माइक्रो कूलम, जो कि एक समबाहु त्रिभुज की के आधार पर रखे गए हैं। तो ए बी पॉइंट्स पर रख दिए गए हैं, और फिर जो हमारा वर्टेक्स है ऊपरी पॉइंट, इस पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये कैलकुलेट करना है, नेट विद्युत क्षेत्र। तो हम सी पर स्थित पॉइंट के लिए, सी पर बिंदु सी पर ए के कारण चार्ज एट ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और चार्ज एट बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो पहले बी के कारण, बिंदु बी पर स्थित चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ये फार्मूला है E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर, और Q की वैल्यू हम और R की वैल्यू पुट करेंगे। ई बी के लिए 9 इंटू 10⁻9, ये कांस्टेंट ही है। चार्ज कितना है 3 माइक्रो कूलम, यानी 3 इंटू 10⁻6, और BC स्क्वायर, BC डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर, 3 का स्क्वायर रख देंगे, और ये आएगा 3 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। सॉल्व करने पर EB 3 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम अलॉन्ग BC, यानी BC की दिशा में, इस दिशा में 3 न्यूटन पर कूलम हमारा ये नेट क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया EB। फिर हम बिंदु ए पर स्थित चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ये -3 माइक्रो कूलम है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, और अमाउंट जो चार्ज का वही है और डिस्टेंस भी वही है, तो इसलिए ये 3 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम ही आएगा। और अलॉन्ग CA, यानी C से A की डायरेक्शन में 3 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम, ये अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हमारे पास EB और EA 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री का कोण बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे, ये पूरा एंगल हमारा, ये पूरा एंगल 180 डिग्री है 180, और ये 60 डिग्री है। तो इस तरह से हमारा ये 120 डिग्री आएगा, इतना एंगल 120 होगा। और फिर 120 EB और EA के बीच में 120 डिग्री का कोण है, तो हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA इंटू EB कॉस 120 डिग्री की, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू -½ होती है, तो -½ रखेंगे, तो ये हाफ इससे कट जाएगा 2 से, और फिर हमारा ये आएगा EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर, दोनों बराबर हैं तो जुड़ जाएगा, और यहां पर ये फिर ऐड हो जाएगा हमारा EA इंटू EA, और इस तरह से ये आएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ
2EA² प्लस 2 से 2 कट जाएगा और फिर यहां पर EA²। तो इस तरह से ये आएगा हमारा 3EA² और इसका स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो ये EA से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये आएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो EA आ जाएगा √3EA और EA की वैल्यू रखेंगे 3√3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम आ जाएगा। √3 यहाँ है, EA की वैल्यू 3 इंटू 10⁻³ है तो यहाँ रखेंगे तो ये 3√3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम, ये आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -q इज टू बी मेंटेन एट रेस्ट इन एयर। यानी एयर में हमें चार्ज -q को हैंग करना है जिसका मास m है। तो हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड। यानी इसके लिए विद्युत क्षेत्र की मात्रा जो भी रिक्वायर्ड है और डायरेक्शन यानी दिशा क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की या विद्युत क्षेत्र की, वो कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो मास है वो हैंग करेगा जब एयर में तो वो mgw इसका बाहर नीचे की ओर काम करेगा, इस पर फोर्स ऊपर की ओर लगना चाहिए और दोनों बैलेंस होना चाहिए। यानी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स है यानी QE, ये फोर्स बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि Q हमारा माइनस है तो फोर्स कितना होगा -QE, तो बैलेंस होना चाहिए। F = W यानी -QE = mg और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी निकल जाएगी -mg/q। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन हमने अपवर्ड मानी हुई है, ऊपर की ओर। अब ये उल्टा लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आ गया है। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब रिवर्स हो जाएगी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रखेंगे नीचे की ओर, वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसका अमाउंट mg/q के बराबर होगा। तभी हमारा चार्ज हवा में हैंग करेगा। तो इस तरह से चार्ज नेगेटिव है इसलिए हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाए, रिवर्स हो जाएगी, ऊपर की ओर ना होके, चूंकि हमने ऊपर की ओर माना है ये ऊपर की ओर ना होके नीचे की ओर होगी और वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगी। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया वर्टिकली डाउनवर्ड और इसका मैग्नीट्यूड मिल गया mg/q। इतने अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा तो हमारा जो चार्ज है -q जिसका मास m है वो हवा में हैंग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन देखते हैं। एक सरफेस है हमारे पास 50 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। एक सरफेस है जिसका साइज है 50 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। क्वेश्चन है, एक सतह है, सरफेस है 50 इंटू 10 सेंटीमीटर और ये विद्युत क्षेत्र में रखा गया है जिसका मान 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, विद्युत फ्लक्स। जब सरफेस पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यानी सरफेस जब विद्युत क्षेत्र के पैरेलल हो, तब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम है। एरिया हमारा कैलकुलेट करेंगे 5 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। और फिर सरफेस चूंकि पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसलिए एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये सरफेस हो गया हमारा, पैरेलल है दोनों। तो जो हमारा क्षेत्रफल का यानी सरफेस का नॉर्मल होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये 90 डिग्री एंगल आ गया हमारा। इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। फाई का फार्मूला EA cos थीटा, cos 90 हो गया और इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो इस तरह से पैरेलल केस में हमारा सरफेस से कोई फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स नहीं पास होगा क्योंकि कोई लाइन इसमें पास नहीं होगी। फिर दूसरे केस में हम इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सरफेस इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा सरफेस विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर रखा है, ये केस हो गया। तो हमारा जो सरफेस है ये विद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर रखा है। तो ये जो नॉर्मल का एंगल है, विद्युत क्षेत्र सरफेस के नॉर्मल का एंगल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन गया। पर दोनों पैरेलल हैं इसलिए 0 डिग्री का एंगल बन गया। अब इस केस में हम थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे। थीटा की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये हमारा इस तरह से फाई = EA cos थीटा, इसमें थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे और बाकी चीजें रखेंगे। फाई = E की वैल्यू 10⁻³ एरिया 5 इंटू 10⁻² cos 0
और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये 50 न्यूटन पर कूलाम इसकी वैल्यू आ गई। इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस केस में विद्युत फ्लक्स हमारा आ गया 50 न्यूटन पर कूलाम। तो इस तरह से यहां यूनिट गलत दी हुई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है। तो ये इसको मॉडिफाई करेंगे हम। तो ये हमारा फ्लक्स आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अब हम तीसरे केस में, इफ सरफेस मेक्स 30 डिग्री एंगल विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमारा सरफेस 30 डिग्री का एंगल यानी 30 अंश का कोण बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र से। तो सरफेस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, सरफेस ये 30 डिग्री बना रहा है एंगल। तो जो नॉर्मल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाएगा? सरफेस का नॉर्मल ये है ए, इसका एंगल चूंकि ये 30 डिग्री हो गया, नॉर्मल 90 डिग्री पर होता है, तो ये 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल थीटा बन जाएगा। अब हम थीटा 60 डिग्री के लिए कैलकुलेट करेंगे। हमारा कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा? फाई इक्वल टू ई ए कॉस 60 10⁻³ इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 कॉस 60 1/2, और इस तरह से ये 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये आंसर आ जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस 5 माइक्रोकूलाम एंड -14 माइक्रोकूलाम आर प्लेस्ड एट 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, यानी दो चार्जेस 5 माइक्रोकूलाम और -14 माइक्रोकूलाम के ये 80 सेंटीमीटर दूरी पर एक दूसरे से रखे गए हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन देम, यानी इनके मिडिल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा मध्य बिंदु पर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव कितना आएगा मिडिल पॉइंट पर, तो विद्युत विभव दोनों चार्जेस के कारण निकालेंगे और उसका हम एल्जेब्राइक सम कर देंगे। तो दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा फार्मूला V = 1/4πε0 Q/R। इस फार्मूले में हम Q/R की वैल्यू रखेंगे, पहले 1/4πε0 की वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁹ इंटू Q 5 × 10⁻⁻6 कूलाम, और डिस्टेंस 0.4 मीटर है, और ये आ गया 112.5 × 10⁻³ वोल्ट पी पर वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। और -14 माइक्रो कूलाम चार्ज के कारण कितना आएगा? VB = 9 × 10⁹ इंटू हमारा चार्ज कितना है -14 माइक्रोकूलाम, यानी -14 × 10⁻⁶, और डिस्टेंस 0.4 मीटर, यहां से भी डिस्टेंस 0.4 मीटर है। तो इसको सॉल्व करने पर -315 × 10⁻³ वोल्ट आ गया, यानी किलो वोल्ट में आ गया। इस तरह से पोटेंशियल एट मिड पॉइंट हमारा अलजेब्राइक सम होगा। अलजेब्राइक सम में हम साइन के साथ सम करेंगे। तो ये VA और VB में से VA घट जाएगा और निगेटिव साइन आ जाएगा। इस तरह से पोटेंशियल हमारा P पर, ये जो P पॉइंट है इस पर पोटेंशियल निगेटिव आएगा, -202.5 × 10⁻³ वोल्ट, यानी -202.5 किलो वोल्ट का पोटेंशियल यहां पर बिंदु P पर इन चार्जेस के कारण आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पॉइंट चार्जेस Q, -Q एंड -Q आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड A, यानी 4 पॉइंट चार्जेस, 4 बिंदु आवेश Q, -Q एंड -Q एक वर्ग के कॉर्नर्स पर रखे गए हैं। A Q, B पर -Q, C पर Q, D पर -Q, ये रखे गए हैं चार्जेस। इनके कारण हमें निकालना है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। सेंटर ऑफ स्क्वायर O बिंदु पर निकालना है क्या? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। ये विद्युत विभव निकालने के लिए हम सारे जो अपने चार्जेस हैं इनके कारण इंडिविजुअली अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे और इनका सम कर देंगे। तो ये सम करने पर क्या आएगा? V = 1/4πε0, ये कॉमन टर्म हो गया, और फिर VA, A के कारण Q/ ये डिस्टेंस AO माइनस B, माइनस चार्ज है तो माइनस हम इंक्लूड करेंगे, -Q/ OB या BO प्लस Q/ OC माइनस, ये D पर माइनस है तो -Q/ DO। तो ये हमारा, अब हम डिस्टेंसेस की वैल्यू रखेंगे इसमें और हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव कैलकुलेट हो जाएगा। चूंकि सारी डिस्टेंसेस सेम है तो ये A/√2 हमारी सारी डिस्टेंसेस है,
और चूंकि ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये इसको कैंसिल कर रहा है और ये इसको कैंसिल कर रहा है, इसलिए नेट पोटेंशियल हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, 3 चार्जेस 1 कूलम -2 कूलम एंड 3 कूलम आर अरेंज एट वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। यहां फिगर में दिखाया गया है 3 चार्जेस हैं, 1 कूलम -2 कूलम एंड 3 कूलम, ये रखे गए हैं। इस तरह से फिगर दिया रहेगा। तो ये रखे गए हैं हमारे जो ट्रायंगल है इसके कॉर्नर्स पर, तो इसके पॉइंट्स पर हमारा रखा गया है। तो ये चार्जेस हमारे यहाँ रखे हुए हैं और फिर हमें डिटरमिन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इन चार्जेस के कारण हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होगी वो डिटरमिन करनी है। विद्युत स्थिति ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/4πε0 Q1 × Q2/R। तो इस फार्मूले में हमें रखकर सारे, तो इस फार्मूले में हम रखेंगे U1 की वैल्यू निकालेंगे, U2 की वैल्यू निकालेंगे, U3 की वैल्यू निकालेंगे और फिर इनका सम करें, या हम डायरेक्ट सम कर लें। हमारा जो कांस्टेंट टर्म है 9 × 10⁹ इसको बाहर निकाल लें। Q1 Q2 इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हम देखेंगे U1 के लिए Q1 Q2 क्या हो गया, 1 कूलम × 2 1 × -2 अपॉन डिस्टेंस 0.3 सेंटीमीटर है, 0.03 मीटर में आ गया। इसी तरह दूसरे के लिए -2 × 3 डिस्टेंस 0.05 मीटर आ गया। और U3 3 × 1 ये चार्जेस हो गए Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस 0.04 मीटर। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा नेगेटिव आ रहा है, -1.005 × 10⁻12 जूल। ये हमारे इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा आ गई। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, तो हमारा ये जो सिस्टम है वो स्टेबल होगा या स्थिर रहेगा या स्थायी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस R। हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है यानी खोखला गोला जिसकी रेडियस कैपिटल R है। खोखले गोले की रेडियस कैपिटल R है और इसको ये मेटल का है, तो इस पे +Q आवेश हमने दे दिया इसको, इस खोखले गोले को जो कि मेटल का है, तो +Q चार्ज इस पर स्टोर कर दिया। और फिर इस तरह से हमारा जो ये सिस्टम प्राप्त हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है आउटसाइड सेल, किसी पॉइंट C पर जो कि इस स्फेरिकल सेल यानी गोली कोश के बाहर है। इस पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो जो पॉइंट हमारा C है इसके लिए हमारा जो सेल है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और पोटेंशियल हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। V = 1/4πε0 Q इस पूरे सेल का चार्ज है और डिस्टेंस कितनी है R2। ये डिस्टेंस को हमने R2 माना हुआ है, तो ये डिस्टेंस हमारी R2 हो गई, R2 ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी आउटसाइड, हमारे सेल के आउटसाइड है। तो ये पोटेंशियल आ गया 1/4πε0 Q/R2। तो डिस्टेंस R2 जैसे जैसे बढ़ेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता चला जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के। इसमें हमें इलेक्ट्रिक सेल पर ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यानी इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर इस मेटेलिक सरफेस पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव कैलकुलेट करना है। तो हम कैलकुलेट करेंगे, R की वैल्यू हम कैपिटल R रखेंगे। V = 1/4πε0 Q/R। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया इस सरफेस पर, या हमारा जो मेटेलिक सरफेस है उस पर विद्युत विभव 1/4πε0 Q/R। फिर तीसरा केस है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है हमारी स्फेरिकल सेल के अंदर किसी बिंदु A पर, इस जो मेटेलिक स्फेरिकल सेल है इसके अंदर इनसाइड किसी बिंदु A पर हमें कैलकुलेट करना है जिसकी डिस्टेंस R1 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A which lies inside spherical cell which is R1, distance R1 is less than capital R. Electric potential remains constant with entire volume of cell. Electric potential is constant, यानी पूरा हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है स्फेरिकल सेल के अंदर वो सेम ही रहता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फेरिकल सेल के अंदर बदलता नहीं है, एट कांस्टेंट पोटेंशियल पर हमारा पूरा स्फेरिकल सेल रहेगा। कितना पोटेंशियल रहेगा, V = 1/4πε0 Q/R।
इतनी वैल्यू का हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल O से B तक रहेगा। फिर इसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो R डिपेंडेंट हो जाएगा और फिर R के बढ़ने के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगातार घटता रहेगा। इस ग्राफ में भी देख सकते हैं हम, ये डिस्टेंस R के बढ़ने का क्रम है। यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी हमारी जो स्फेरिकल सेल है उसका सेंटर है, सेंटर से कैपिटल R डिस्टेंस पर यहाँ है और फिर यहाँ पर सेंटर से कैपिटल R डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, विद्युत विभव कांस्टेंट है। और फिर इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता जाएगा और फिर ये क्यों घट रहा है, ये 1/R के प्रोपोर्शनल हो गया। और यहाँ पर भी देख रहे हैं फार्मूले से R2 की वैल्यू जैसे जैसे ज़्यादा होगी हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता जाएगा, तो R2 की ज़्यादा वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और घटेगा। तो इस तरह से हमारा विद्युत विभव ये स्फेरिकल सेल के बाहर घटता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज यूजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता का यूज करके विद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो सूत्र प्राप्त करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें मालूम है dV/dr होता है, तो V की वैल्यू रखेंगे। V इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4πε0 Q/R और फिर इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको dV/r R के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये Q/4πε0 और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस R पावर -1 को, तो ये -1 आगे चलाएगा, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर R यहाँ -1 और -1 एक और आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा डिफ्रेंशिएट हो गया। क्या हो गया, dV/dr इक्वल टू -1/4πε0 और Q/R²। अब हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू -dV/dr, तो इसको माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q/R²। यही इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। इफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर ड्यू टू पॉइंट साइज चार्ज एट एनी पॉइंट आर 100 न्यूटन पर कूलाम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 न्यूटन पर कूलाम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 50 वोल्ट। यानी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू 100 न्यूटन पर कूलाम और विद्युत विभव 50 वोल्ट है। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम चार्ज। यानी हमारा जो चार्ज है, आवेश है, उसका परिमाण ज्ञात करना है और साथ ही साथ उस पॉइंट की दूरी ज्ञात करना है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए गए हैं। मान लेते हैं उसकी डिस्टेंस r है उस पॉइंट की और हमारा चार्ज q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4πε0 Q/R² और इसमें वैल्यू रख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 100 1/4πε0 Q/R²। इसमें से दोनों चीजें अननोन है, दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 Q/R और V इक्वल टू 50 और 1/4πε0 Q/R दोनों की वैल्यू निकालनी है, Q और R की वैल्यू। हम डिवीजन कर देंगे अपने इक्वेशन के, तो डिवीजन करेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 50/100 1/4πε0 Q/R अपान 1/4πε0 Q/R²। ये कट जाएगा, Q भी कट जाएगा, एक R कैंसिल हो जाएगा और इससे R ऊपर चला जाएगा। इस तरह से डिस्टेंस R मिल गई, ये R मिल गई 0.05 मीटर, ये डिस्टेंस R मिल गई। अब हम किसी फार्मूले, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में रख के Q की वैल्यू ज्ञात करें, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले में रखकर हम Q की वैल्यू ज्ञात कर लें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले में रखेंगे तो हमारा ये 50 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/0.05। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो पॉइंट चार्ज आ गया वो आ गया 2.78 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। हम 1/4πε0 की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10⁹ और Q/0.5 और Q की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, सबको हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो गया हमारा और ये टर्म नीचे जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। अब 10⁻9 को ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁹ और इससे डिवाइड करेंगे 2.78 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस Q आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ इक्विलिटी
यानी 3 चार्ज प्लस क्यू ये किसी समबाहु त्रिभुज के वर्टिसेस पर रखे गए हैं, जिनकी साइड्स यानी जिनकी भुजाएं ए हैं, ये सारी साइड्स ए हैं, ये रखे गए हैं। और फिर हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ये सेंटर ऑफ ट्रायंगल हो गया हमारा। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों कैलकुलेट करना है। आल्सो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो चार्जेस हैं उससे इसकी डिस्टेंस देखेंगे। क्योंकि हमारे चार्जेस जो है ए पर रखे हुए चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, और बी पर रखे चार्ज के कारण क्यू के कारण इस दिशा में है, और सी पर रखे चार्ज के कारण इस दिशा में है, और तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इस कारण से ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये जीरो हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सबसे 120 डिग्री का कोण बना रहा है, ये फिगर में हमें दिख रहा है। और हमारी डिस्टेंसेस सारी इक्वल हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं 1/4πε0 Q/AO²। क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है और इनकी दिशाएं एक दूसरे से 120 डिग्री पर हैं, तो इस कारण से हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को सब कैंसिल कर देंगे और फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसको प्रूव करने के लिए हम चाहें तो EA और EB का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, जो कि इस डायरेक्शन में आएगा, और देखेंगे वो EC के बराबर होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। डायरेक्शन हमारा ये यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, तो दोनों को बराबर हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंडिविजुअल चार्जेस के कारण यहाँ पर कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो कैलकुलेट करके सम कर लेंगे। क्योंकि तीनों चार्जेस हमारे पॉजिटिव हैं तो सम ही होगा ये। तो ये चूंकि डिस्टेंसेस भी सारी इक्वल हैं, तो इसलिए ये 3 गुना हो जाएगा। जो भी कैलकुलेट करेंगे हम उसका 3 गुना हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 1/4πε0 Q/AO, और इसका हम 3 गुना कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा 1/4πε0 Q/AO। AO की वैल्यू क्या होती है, ये ऊपर का हिस्सा हमारा OC 2/3 होता है, 2/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस, एंड नीचे का हिस्सा 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस, यानी इस डिस्टेंस की 2/3 यहां पर होती है, 2/3 CD, और यहां पर 1/3 CD होता है। तो हम पहले CD को कैलकुलेट कर लेंगे। CD हमारा कितना है, ये OA इक्वल टू AD/cos 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो OA इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये चूंकि A/2 है, तो ये कितना आएगा हमारा AO इक्वल टू AD/cos 30, यानी AD हमारा A/2 है, और cos 30 √3/2, तो 2 से 2 कट गया, A/√3 आ गया इसका वैल्यू। तो इस तरह से V इक्वल टू 3 इंटू 1/4πε0 Q/, ये डिस्टेंस रखेंगे A/√3, और फिर ये आंसर आ गया V इक्वल टू 1/4πε0 3√3 Q/A। जहां पर Q और A की वैल्यू ना दी रहे तो वहां इसकी भी वैल्यू नहीं लिखेंगे, और फिर हमारा इस फॉर्म में आंसर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा सीधे सीधे। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा जो सिस्टम है इसमें 3 पेयर्स जनरेट हो रहे हैं। पहला AB पेयर, दूसरा BC पेयर, तीसरा CA पेयर, और फिर इन पेयर्स के कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U1, U2, U3 निकालेंगे और सम करेंगे। तो इस तरह से हम कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेंगे, जो कॉमन है 1/4πε0 बाहर ले लेंगे, और A पर चार्ज Q, B पर चार्ज Q अपॉन डिस्टेंस A। इसी तरह से B पर चार्ज और C पर चार्ज Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस A, और इसी तरह से C पर चार्ज Q अपॉन A पर चार्ज Q इंटू Q पर चार्ज A पर चार्ज Q इंटू Q इक्वल टू अपॉन A। इस तरह से हमारा ये आ गया, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 टाइम्स आ जाएगा, 3Q² A आ गया। U इक्वल टू 1/4πε0 3Q² A आंसर आ गया। इसको चाहे हम अलग अलग U1, U2, U3 कैलकुलेट करके लगा सकते हैं, या हम इसको सीधे सीधे, क्योंकि चार्जेस की वैल्यू सेम है सब में और डिस्टेंसेस भी सेम है,
तो 1 का निकाल के उसका 3 गुना कर दें तो हमारा आंसर यही आएगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग फ्रॉम रिजिड सपोर्ट। तो ये हमारा सिंपल पेंडुलम जैसा हो गया। एक बॉडी है जो कि मास m की है और इसको सस्पेंड किया गया है, ऊपर से लटकाया गया है और बॉडी को -q चार्ज दे दिया गया है। इसको हमने -q चार्ज दे रखा है। इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली, यानी क्षैतिज दिशा में हम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो इसके कारण रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, यानी रस्सी में तनाव बल कितना होगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम मान लेते हैं थीटा डिग्री पर ये इधर की ओर आ गया। इधर की ओर क्यों आएगा? क्योंकि चार्ज हमारा -q है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी लगेगा वो इसको लेफ्ट साइड में खींचेगा। तो लेफ्ट साइड में हम मान लेते हैं थीटा एंगल पर खींच लिया गया है। और mg हमारा ये हो गया वेट, mg नीचे की ओर काम कर रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लेफ्ट साइड में यानी राइट टू लेफ्ट काम कर रहा है, QE। तो इस तरह से हम नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे जो कि इस दिशा में आएगा। हमारा नेट फोर्स इस दिशा में आएगा और नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम mg का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ mg का होल स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर प्लस 2mg इंटू QE कॉस, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। हमारे mg और QE के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये टर्म 0 हो गया, ये स्क्वायर हो गया। इस तरह से ये रस्सी में टेंशन आएगा, ये जो बल आएगा ये इस दिशा में काम करेगा, तो यही तनाव बल रस्सी में लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में इतनी ही अमाउंट का। तो स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इंटू e स्क्वायर, इतना रस्सी में तनाव बल उत्पन्न हो जाएगा। और फिर डायरेक्शन भी निकालनी है। डायरेक्शन निकालने के लिए हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा इक्वल टू QE अपान mg। QE ये वैल्यू है तो ये भी वैल्यू हमारी QE हो जाएगी। तो इस तरह से tan थीटा QE अपान mg ये आ जाएगा, QE अपान mg और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स QE अपान mg। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम अमाउंट ऑफ चार्ज Q, कैपिटल Q चार्ज गिवन है। ये चार्ज है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है दो अनचार्ज पार्टिकल के बीच में। टू अनचार्ज पार्टिकल, हमारा जो चार्ज Q है ये दो अनावेशित कण यानी अनचार्ज पार्टिकल के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब हमें कैलकुलेट करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सो दैट डिस्ट्रीब्यूट दिस चार्ज सो दैट टू इक्वल पार्टिकल एक्सर्ट मैक्सिमम कूलम्बियन फोर्स, यानी जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके अकॉर्डिंग ये जो कूलम फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स है, विद्युत बल, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसके लिए हम मान लेते हैं हमारा डिवीजन Q हमने स्मॉल q एक को दिया, दूसरे को क्या मिला कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, यानी पहले पार्टिकल को हमने स्मॉल q दिया तो दूसरे पार्टिकल को कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, इतना चार्ज मिलेगा। और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स निकालेंगे F इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज कैपिटल Q माइनस Q, और ये मान लेते हैं एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे गए हैं तो r स्क्वायर, और फिर ये हमारा आ गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q का स्क्वायर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और मैक्सिमाइज करेंगे, क्योंकि कूलम फोर्स को हमें मैक्सिमाइज करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको चार्ज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे df अपान dq 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ से स्मॉल q चला जाएगा 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और इसका q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2q होता है, तो कैपिटल Q माइनस 2q, और फिर हम लेफ्ट साइड को मैक्सिमम निकालने के लिए 0 करेंगे तो df अपान dq इक्वल टू 0, तो हम क्या प्राप्त करेंगे, ये जाके इधर 0 हो जाएगा, और इसमें से हमें मिलेगा q की वैल्यू स्मॉल q की वैल्यू कैपिटल Q माइनस 2q इक्वल टू 0, तो इस तरह से q इक्वल टू कैपिटल Q बाई 2, ये हमारा कैपिटल Q का आधा डिवाइड करना पड़ेगा इस तरह से। हेंस टू चार्जेस मस्ट हैव हाफ ऑफ द मैक्सिमम चार्जेस, दोनों चार्जेस के पास q बाई 2 के हो गए डिवीजन हमारा इस तरह से। और फिर इसके कारण जो फोर्स मैक्सिमम फोर्स मिलेगा उसकी गणना
मैक्सिमम फोर्स कितना मिलेगा 1/4πε0 Q1 यानी Q/2 है ये, और Q2 Q/2 है अपॉन R स्क्वायर। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4πε0 Q² अपॉन 4R स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। यही कूलाम फोर्स उन दोनों के बीच में लगेगा। और हमें डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना था, तो डिस्ट्रीब्यूशन Q/2 है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इन हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम। यानी हाइड्रोजन एटम में पहली ऑर्बिट हमारी 0.53 एंगस्ट्रॉम रेडियस की है। न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन है सिंगल प्रोटॉन, यानी उसके पास एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन के पास। डिटरमिन कूलम्बियन अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी हमें कूलम्ब फोर्स की गणना करनी है, इलेक्ट्रिक फोर्स की गणना करनी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। और फिर कूलम्बियन अट्रैक्शन फोर्स विथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स, कंपेयर कूलम्बियन अट्रैक्शन फोर्स विथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स, यानी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से गुरुत्वाकर्षण बल उसका कंपैरिजन करना है हमें। न्यूटन के कूलम्ब के लॉ से हमें इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है इन दोनों में कंपैरिजन करना है। दिया गया है इलेक्ट्रिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻30 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 kg। इस तरह से ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। कूलम्ब के अनुसार इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसमें Q1 Q2 क्या है हमारे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही है। प्रोटॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। 1/4πε0 E × E अपॉन R स्क्वायर, यह डिस्टेंस है हमारी 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको रखेंगे 9 × 10⁻9 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर, क्योंकि E × E स्क्वायर हो गया 0.53 × 10⁻10 एंगस्ट्रॉम में को हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं उसका स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 8.2 × 10⁻8 न्यूटन। इतना हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स हाइड्रोजन के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगा। अब हम यही चीज ग्रेविटी के लिए कैलकुलेट करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स Fg = G m1m2 अपॉन R स्क्वायर। G 6.67 × 10⁻6.67 × 9 हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे 9.1 × 10⁻31, मास ऑफ प्रोटॉन रखेंगे 1.67 × 10⁻27, और फिर R स्क्वायर 0.53 एंगस्ट्रॉम 0.53 × 10⁻10 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा Fg 3.6 × 10⁻47 न्यूटन। तो ये दोनों फोर्सेस में हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का है। जब इसको कंपेयर करेंगे Fe अपॉन Fg तो ये आएगा हमारा 2.27 × 10⁻39। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स 10⁻39 गुना स्ट्रॉन्गर है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स से, यानी गुरुत्वाकर्षण बल से। तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स 10⁻39 गुना ज्यादा स्ट्रांग है गुरुत्वाकर्षण बल से। तो इसलिए हम चार्जेस के केस में इलेक्ट्रिक फोर्स ही की ही गणना करते हैं, ग्रेविटी की गणना नहीं करते, क्योंकि ग्रेविटी इसकी तुलना में बहुत नेग्लिजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 स्मॉल आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर कैरिंग -8 माइक्रोकूलम एंड 100 माइक्रोकूलम चार्जेस, यानी 2 चार्जेस हैं हमारे पास जो कि -8 माइक्रोकूलम के हैं और दूसरा 100 माइक्रोकूलम का है। अब दोनों चार्जेस को आपस में ज्वाइन कर दिया हमने कॉपर वायर से, जिसकी लेंथ 90 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास 2 चार्जेस हो गए और इनको 90 सेंटीमीटर के कॉपर वायर से जोड़ दिया। जैसे ही कॉपर वायर से जोड़ेंगे हमारे जो चार्जेस हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, यानी चार्जेस का फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों तरफ चार्जेस इक्वल ना हो जाए। तो ये Q = Q1 + Q2/2, यानी -80 + 100/2 10 माइक्रोकूलम का चार्ज दोनों स्फीयर पर या दोनों चार्जेस पर आ जाएगा। तो 10 माइक्रोकूलम के कारण क्या करेंगे हम, कैलकुलेट टेंशन डेवलप्ड इन वायर। वायर में कितना टेंशन डेवलप होगा, यानी प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है। 10 माइक्रोकूलम के दोनों चार्जेस हैं, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो वायर में कितना
टेंशन डेवलप होगा उसकी गणना करनी है। तो वही प्रतिकर्षण बल हमें कैलकुलेट करना है। रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F इक्वल टू 9 × 10⁹। चार्जेस हमारे हैं 10 × 10⁻⁶, 10 माइक्रो कूलम के हैं, तो इसका स्क्वायर हो गया अपान डिस्टेंस कितनी है 90 सेंटीमीटर या 0.9 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे यह आएगा 1.1 न्यूटन। तो इस तरह से कॉपर वायर में जो टेंशन डेवलप होगी वो 1.1 न्यूटन की टेंशन या तनाव बल डेवलप हो जाएगा।